नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जी अगेन आज थायराइड हार्मोन के रेफरेंस से मज़ीद बात करने जा रहे हैं। एक और MCQ और थायराइडिज़म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने MCQ की तरफ। रॉ मटेरियल फॉर थायराइड हार्मोन्स आर, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपसे लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल बात हुई थी। थायराइड हार्मोन्स जो हैं बेसिकली T3 और T4 को कलेक्टिवली कहा जाता है। तो अगर इनके फुल नेम पे जाएं, T3 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन के नाम से याद किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट T3 और T4 जो हैं इन चारों ऑप्शन में से किस रॉ मटेरियल से डिराइव होते हैं? तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, मैग्नीशियम जो है हमारी सेलुलर एस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम हैं, जिस तरह हेक्सोकाइनेजेस हैं और उसके अलावा भी ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम होते हैं इन्वॉल्व, उनका ये कोफैक्टर है, सच एज हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जिसका कोफैक्टर मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन करके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है उसका मैग्नीशियम कोफैक्टर है और कोफैक्टर में से एक्टिवेटर है। तो ऑप्शन ए में मैग्नीशियम को एक्सक्लूड कर दें, मैग्नीशियम थायराइड हार्मोन में इन्वॉल्व नहीं है बनाने। अगर हम बीटा ऑप्शन की बात करें जिंक, तो जिंक भी वो आयन है जो हमारे RBCs के अंदर एक बड़ा फेमस एंजाइम है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहा जाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जो कोफैक्टर चाहिए उसका नाम जिंक है। तो जिंक इस केस में कोफैक्टर तो है मगर ये रॉ मटेरियल थायराइड हार्मोन का नहीं है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ऑप्शन सी की, चार्ली की, तो आयोडाइड आयन हमारे सामने है। तो ये है वो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है किसके लिए? T3 और T4 को बनाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में बड़ा डिटेल सिंथेसिस पे बात हुई थी कि कैसे थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडीनेशन होती है। थायराइड ऑक्सीडेज टायरोसिन अमाइनो एसिड को आयोडीनेट करता है। वो थायरोग्लोबुलिन जो है वापस आकर स्टोर हो जाती है थायरोसाइट्स में और ज़रूरत पड़ने पे लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो T3 और T4 को वहाँ से काट कर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स माय डियर स्टूडेंट्स जो हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं कोएंजाइम बनाने के लिए। तो हमारे सेल्स के अंदर एंजाइम्स के जो कोफैक्टर हैं, स्पेशली कोएंजाइम, जिस तरह NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जिस तरह हमारे सेल के अंदर स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कोएंजाइम है जिसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये बड़े फेमस हमारे सेल के कोएंजाइम है।
इन एंजाइम्स को बनाने के लिए विटामिन्स दरकार होते हैं। तो अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन ये आती कहाँ से है? तो हमारी डाइट के अंदर ये आयोडीन मौजूद होती है। जिन कंट्रीज़ में और जिन साइल के अंदर आयोडीन की कमी होती है और आयोडीन की अगर डाइट में कमी हो जाए तो ये बाइस बनती है हाइपोथायराइडिज्म का। तो वो केस जब इन्फेंसी के दौरान आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड हार्मोन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो, मीन एक हाइपोथायराइडिज्म का वो केस जो इन्फेंसी के दौरान हो, तो इसके नतीजे में हाइपोथायराइडिज्म के नतीजे में क्रेटिनिज्म की कंडीशन लाहिक हो जाती है। ये वो बच्चे होते हैं जिनका कद छोटा रह जाता है, बीएमआर स्लो होती है और इनकी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की मीन नर्वस सिस्टम की डिफरेंशिएशन नहीं होती, और ये वो बच्चे होते हैं जिनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अकम्प्लिश नहीं होती। तो लैक ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन की कमी हो सकती है और थायरॉक्सिन की कमी को ही हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म अगर इन्फेंसी के दौरान हो जाए तो इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। अगर एडोलेसेंस के बाद, माय डियर स्टूडेंट्स, वर्थ मेंशनिंग पॉइंट, अगर किसी इंडिविजुअल में एडोलेसेंस में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन की कमी हो जाए और हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो इसके नतीजे में माय डियर स्टूडेंट्स मिक्सोडीमा की कंडीशन हो जाती है। और मिक्सोडीमा का एक कैरेक्टरिस्टिक जो साइन है वो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है। तो जो ही आयोडीन की कमी होगी, थायरॉक्सिन की कमी होगी, तो जो ही आपके ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल लो होगा तो आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज करती रहेगी। तो TSH जितना ज्यादा रिलीज होगा वो आकर थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को, थायरोसाइट्स को ना सिर्फ तादाद में बढ़ाएगा बल्कि उन फॉलिकल्स की एनलार्जमेंट भी करवाएगा। तो वहां पे हाइपरट्रॉफी का बाइस बनता है। तो थायरोट्रॉपिक हाइपरट्रॉफी कब होती है? जब TSH बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपके ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की कमी है, आयोडीन की कमी से, तो ये मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी को और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर TSH रिलीज होगा और TSH जो है थायराइड फॉलिकल्स को जाकर स्टिमुलेट करके ना सिर्फ उनकी तादाद में इजाफा करेगा बल्कि उनकी स्वेलिंग और एनलार्जमेंट करवा देगा। इसी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को गॉइटर कहते हैं। तो गॉइटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मिक्सोडीमा। अगर हम इसका रिवर्स देखें, अगर किसी शख्स में थायरॉक्सिन ओवर सक्रीट हो, हाइपरथायराइडिज्म का कॉन्सिक्वेंस हो, तो हाइपरथायराइडिज्म के कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में ग्रेव्स डिजीज हो जाती है। और ग्रेव्स डिजीज वो डिजीज है जिसमें एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर हो जाता है और वो एबनॉर्मल प्रोटीन जो थायराइड फॉलिकल को आकर स्टिमुलेट करती रहती है TSH की जगह, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एक्चुअली गॉइटर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब किसी शख्स का इम्यून सिस्टम बैकफायर कर जाए और TSI थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाकर थायराइड एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, तो जो कंडीशन लाक होती है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर उसका साइन है, याद रखिएगा। और जो कंडीशन है वो ग्रेव्स डिजीज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यार जिंदा सोहबत बाकी।